हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत करते हैं आप सभी का हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। यदि अभी तक आपने हाय सर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों को सहायता प्रदान करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी कौन थे? Who was the first Indian military officer to provide assistance to the Bangladesh freedom fighters during the 1971 liberation war? ऑप्शन है ए में राजेंद्र सिंह, परिमल कुमार घोष, मनोज कुमार सिन्हा, राकेश शर्मा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परिमल कुमार घोष। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक सुप्रसिद्ध कमांडर परिमल कुमार घोष का 84 वर्ष की आयु में 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया। घोष कथित तौर पर 1971 के मुक्ति युद्ध के दौरान बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों की सहायता करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी थे। घोष ने बीएसएफ की 92वीं बटालियन में कमांडर के रूप में कार्य किया और जब बांग्लादेश में स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ तो वह त्रिपुरा में तैनात थे। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द रिकर्व कैटेगरी ऑफ द यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप? ऑप्शन है पार्थ सालुंके, लिम्बाराम, अतानु दास, जयंत तालुकदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्थ सालुंके। यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पार्थ सालुंके ने इतिहास रचते हुए चैंपियनशिप की रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। इस वर्ष भारतीय टीम ने सर्वाधिक 11 पदक जीते। महाराष्ट्र के सतारा के 19 वर्षीय पार्थ ने अंडर 21 पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत फाइनल में कोरियाई खिलाड़ी को मात दी। इस टूर्नामेंट का आयोजन लिमरिक आयरलैंड में किया गया। तो बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है, जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च इन जुलाई 2023? ऑप्शन है एनसीसी कैडेटों को डेबिट कार्ड की सुविधा प्रदान करना, नामांकन से लेकर पूर्व छात्रों के पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना, रक्षा मंत्रालय के कर्मियों का एक अखिल भारतीय डेटाबेस स्थापित करना, एनसीसी कैडेटों के बीच शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में जो है नामांकन से लेकर पूर्व छात्र पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में एक एनसीसी इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। यह सॉफ्टवेयर एनसीसी कैडेटों के लिए एंट्री टू एग्जिट मॉडल पर डिजाइन किया गया एक सिंगल विंडो इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है। सॉफ्टवेयर का लक्ष्य कैडेट नामांकन से लेकर पूर्व छात्र पंजीकरण तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है। यह प्रमाण पत्रों को निर्बाध रूप से जारी करने और रोजगार उद्देश्यों के लिए एनसीसी कैडेटों की एक अखिल भारतीय डेटाबेस बनाने में सक्षम बनाएगा। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? व्हिच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर्स हैज वन द टाइटल ऑफ कनाडा ओपन? ऑप्शन ए में है पारुपल्ली कश्यप, बी में श्रीकांत किदाम्बी, सी में लक्ष्य सेन, डी में डी साई प्रणीत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्य सेन। भारत के 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने कनाडा ओपन का टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस साल का यह उनका पहला खिताब है। सेन ने मेंस सिंगल्स के फाइनल में ऑल इंग्लैंड ओपन के चैंपियन व चीनी शटलर ली सिंगफेंग को हराया। लक्ष्य सेन अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन बने थे। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? हु इज़ द यूनाइटेड किंगडम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ऑप्शन ए में है टिम बैरो, बी में अजित डोभाल, सी में जैक सुलिवन, डी में मॉरिन ओब्रायन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिम बैरो।
यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो ने 7 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। उन्होंने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी? ऑप्शन ए में है इंतेजी श्रीनिवास, के राजारमन, अजय सिन्हा, राहुल जौहरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, के राजारमन। भारत सरकार ने दूरसंचार सचिव के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह नियामक प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष इंजेती श्रीनिवास का स्थान लेंगे। IFSCA की स्थापना अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय GIFT गिफ्ट सिटी गांधीनगर में है। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न है, फ्रांस में बेस्टिल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? बेस्टिल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन फ्रांस ऑन व्हिच डेट? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 15 अगस्त, 1 सितंबर। तो इसका सही आंसर है 14 जुलाई, ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना की मार्चिंग टुकड़ी 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड के लिए फ्रांस पहुंची। इस टुकड़ी में कमांडर व्रत बघेल के नेतृत्व में 4 अधिकारी और 64 नाविक शामिल हैं। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व स्वदेशी सीमावर्ती विध्वंसक INS चेन्नई द्वारा किया गया। भारतीय नौसेना विश्व स्तर पर सबसे बड़ी नौसेनाओं में से एक है, जो जहाज़ों, पनडुब्बियों और विमानों से सुसज्जित है। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? वेयर इज द थर्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया विंग हेल्ड? ऑप्शन ए में है गांधीनगर, बी में अहमदाबाद, सी में केवडिया और डी में सूरत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवडिया। भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में तीसरी ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक केवडिया में आयोजित की जा रही है। इस 3 दिवसीय बैठक में विभिन्न G20 देश के 75 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष भारत G20 ग्रुप की अध्यक्षता कर रहा है। बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, भारत के किस एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस की शुरुआत की गई है? एट व्हिच एयरपोर्ट इन इंडिया द कंट्रीज फर्स्ट एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड? ऑप्शन ए में है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी में कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी में वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डी में है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश की पहली एलिवेटेड क्रॉस टैक्सी वे ECT सर्विस की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से एयरपोर्ट की परिचालन दक्षता में बढ़ोतरी होगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह दोहरी लेन ECT सेवा 2.1 किलोमीटर की है, जो एयरपोर्ट के उत्तरी और दक्षिणी एयरफील्ड को कनेक्ट करेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? Which city is hosting the G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? इसका ऑप्शन है हम्पी, जयपुर, पटना, कुशीनगर,
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी। कर्नाटक के हम्पी में G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप CWG की तीसरी बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक में केंद्रीय संसदीय कार्य तथा कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप का उद्देश्य लंबानी कढ़ाई पैच वर्क की सबसे बड़ी कृति बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? When is the World Population Day celebrated? ऑप्शन ए में 11 जुलाई, बी में 10 जुलाई, सी में 11 जून, डी में 10 जून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। यह 11 जुलाई 1987 को 5 अरब दिवस से प्रेरित था, जब दुनिया की आबादी 5 अरब लोगों तक पहुंच गई थी। बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ नॉमिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट फॉर द अपकमिंग राज्यसभा इलेक्शंस? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए गुजरात के गांधीनगर में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में गोवा, गुजरात और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होने वाले चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की थी। इन राज्यों से 10 सदस्य जुलाई और अगस्त में रिटायर हो रहे हैं। राज्यसभा की रिक्त सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई है। वोटों की गिनती 24 जुलाई को की जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV के लिए इसरो की क्या योजना है? व्हाट इज द इसरोज प्लान फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV? ऑप्शन ए में है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग करें, कम मांग के कारण SLV को बंद करना, SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना, भारी उपग्रह प्रक्षेपण के लिए SSLV का एक बड़ा संस्करण विकसित करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अपने लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। यह निर्णय छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग के जवाब में लिया गया है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? हु इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल फ्रेंचाइजी इन द इंडियन प्रीमियर लीग? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, गुजरात टाइटंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चेन्नई सुपर किंग, माही की टीम। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर अब 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022 में 1.8 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। वैश्विक निवेश बैंक हुलिहान लोकी ने अपने IPL ब्रांड वैल्यूएशन स्टडी 2023 में इस बात की पुष्टि की है। वर्तमान IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू अन्य IPL टीमों की तुलना में सर्वाधिक है। CSK 212 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ लिस्ट में टॉप है। इसके बाद RCB और MI का स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यदि अभी तक आपने हैसर आलोक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
2023 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द रिसिपेंट ऑफ द प्रेस्टिजियस लोकमान्य तिलक अवार्ड फॉर 2023? राजनाथ सिंह, डॉक्टर दीपक तिलक, अमित शाह, नरेंद्र मोदी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। लोकमान्य तिलक पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित सम्मान है जिन्होंने साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक कार्य, पत्रकारिता और सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है। इसका नाम प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी बाल गंगाधर तिलक के नाम पर रखा गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? इन विच कंट्री अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू गुइलेन बैरे सिंड्रोम? ऑप्शन है ए में क्यूबा, बी में ब्राज़ील, सी में चिली, डी में पेरू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेरू। पेरू ने न्यूरो संबंधी डिसऑर्डर गुइलेन बैरे सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण 90 दिनों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तंत्रिकाओं को प्रभावित करती है। पेरू एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी लीमा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? व्हिच प्लेयर हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट वर्ल्ड कप? वैभव सिन्हा, रुद्रांश खंडेलवाल, निहाल सिंह, मृदुल सक्सेना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रुद्रांश खंडेलवाल। भारत के पैरा निशानेबाज रुद्रांश खंडेलवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के P4 मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। वहीं निहाल सिंह ने इसी इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। 16 वर्षीय रुद्रांश ने फाइनल में 231.1 का स्कोर बनाकर इस स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड भी बनाया, जबकि निहाल 222.2 के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। रुद्रांश ने खेल रत्न पुरस्कार विजेता मनीष नरवाल का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। 18वां क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है? हु हैज़ बीन ऑनर विथ द बेस्ट मेंबर फेडरेशन अवार्ड बाय द एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन? ऑप्शन है इसका इंडोनेशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ, बांग्लादेश एथलेटिक्स फेडरेशन, चीनी एथलेटिक्स एसोसिएशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI को बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित समारोह के दौरान AFI अध्यक्ष आदिले सुमरीवाला ने पुरस्कार प्राप्त किया। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन एशिया में एथलेटिक्स के खेल के लिए महाप्रायद्वीप शासी निकाय है। तो बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? लॉर्ड हनुमान हैज़ बीन डिक्लेयर एज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ व्हिच चैंपियनशिप? ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में है ऑप्शन ए में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, क्रिकेट एशिया कप, डेविस कप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर लॉर्ड हनुमान को घोषित किया गया है। इसका आयोजन एशियाई एथलेटिक्स संघ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है। 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का लोगो खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों के समर्पण और खेल कौशल के प्रदर्शन को दर्शाता है। शॉट पुटर तजिंदर पाल सिंह तूर और लॉन्ग जंप पर मुरली श्रीशंकर के नेतृत्व में भारत चैंपियनशिप में भाग ले रहा है। तो बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपीज़? ऑप्शन ए में भूटान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश ने रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने कहा कि भारत और बांग्लादेश अमेरिकी डॉलर में सामान्य लेन देन पद्धति के साथ साथ भारतीय रुपये में भी व्यापार करेंगे। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज एज पर ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट? इसका पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है दूसरा, दूसरा ऑप्शन है तीसरा, तीसरा सी में है चौथा और डी में पांचवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में है चौथा। दुनिया के देशों की रक्षा संबंधी जानकारी रखने वाली डेटा वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर के 2023 की लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली सेना वाला देश है। इस लिस्ट में यूएसए टॉप पर है। इस रैंकिंग में यूएसए के बाद रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। इस लिस्ट में कमज़ोर सैन्य बल वाले देशों को भी शामिल किया गया है, जिसमें भूटान और आइसलैंड जैसे देश शामिल हैं। भारत यूके और इटली जैसे यूरोपीय देशों से ऊपर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 22वां क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के रूप में जाने जाने वाले किस जहाज ने जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 के 7वें संस्करण में भाग लिया? Which ship known as India's first indigenously built guided missile destroyer participated in the 17th edition of Japan India Maritime Exercise GMX 23? ऑप्शन है INS दिल्ली, INS कामोर्टा, INS शक्ति, INS विक्रांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, INS दिल्ली। जापान भारत समुद्री अभ्यास जीमैक्स 23 का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था। जीमैक्स की स्थापना 2012 में हुई थी और यह संस्करण इसकी 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां क्वेश्चन है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर? ऑप्शन ए में है मुरली श्रीशंकर, बी में है एल्डोज पॉल, सी में सेल्वा प्रभु तिरुमरन और डी में है अविनाश सावले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सेल्वा प्रभु तिरुमरन। भारतीय ट्रिपल जंपर सेल्वा प्रभु तिरुमरन को एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले पहले भारतीय बन गए।
सिल्वा ने पिछले साल कोलंबिया में विश्व U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीता था। बैंकॉक में एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान सिल्वा को यह अवार्ड दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? Which of the following statement is true? बांग्लादेश एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और बांग्लादेश द्विपक्षीय व्यापार में संलग्न नहीं है। भारत और बांग्लादेश केवल अमेरिकी डॉलर में व्यापार करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। भारत और बांग्लादेश ने भारतीय रुपये में द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया। लॉन्च कार्यक्रम 11 जुलाई 2023 को ढाका में बांग्लादेश बैंक और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इससे पहले ये क्वेश्चन एक बार हो गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सर आलोक, तो अभी भी कर लीजिए। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किलोग्राम कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन द 40 kg कैटेगरी ऑफ द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप? ए ऑप्शन में है ज्योत्सना सबर, बी में अश्मिता, सी में कोमल कोहर, सी में आरती सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ज्योत्सना सबर, ऑप्शन ए। ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में आज से शुरू हुई कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक जीते। एथलीट ज्योत्सना सबर ने 40 किलोग्राम यूथ वर्ग में, अस्मिता ने 45 किलोग्राम यूथ और जूनियर वर्ग में और कोमल कोहर ने 45 किलोग्राम सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इस 5 दिवसीय टूर्नामेंट में 52 भारतीयों सहित 253 वेट लिफ्टर सीनियर, जूनियर और युवा कैटेगरी में भाग ले रहे हैं। तो बढ़ते हैं अब 26वां क्वेश्चन की तरफ। 26वां प्रश्न है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाटो? ऑप्शन ए में उत्तर अमेरिकी संधि संगठन, बी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सी में उत्तर अफ्रीकी संधि संगठन, डी में उत्तर एशियाई संधि संगठन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो शिखर सम्मेलन 11 से 12 जुलाई 2023 तक विनियस लिथुआनिया में हो रहा है। शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह यूक्रेन में युद्ध की दिशा और पश्चिमी गठबंधन के भविष्य को आकार दे सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, जिमेक्स मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 was organized between the Navy of India and which country? ए में है जर्मनी, बी में जापान, सी में ब्रिटेन, डी में कतर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज 2023 जिमेक्स 23 का 7वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। इस 6 दिवसीय अभ्यास में भारत की ओर से भारतीय नौसेना के जहाज दिल्ली, कामोटा और शक्ति ने भाग लिया। जापान की ओर से समीदारे नाम के जहाज ने इस मेरीटाइम एक्सरसाइज में भाग लिया। बढ़ते हैं अब 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां क्वेश्चन है, रेत और धूल भरी आंधियों से निपटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is the International Day to Combat Sand and Dust Storms observed? ए में है 12 जून, बी में 12 जुलाई, सी में 12 अगस्त, डी में 12 सितंबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12 जुलाई। बढ़ती वैश्विक समस्या के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के प्रयास में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को रेत और धूल के तूफान से निपटने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया। आइए बढ़ते हैं अब
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डीजीसीए ने किस राज्य के पहले फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मान्यता दी है? डीजीसीए हैज़ रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हिच स्टेट? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। विमान नियामक डीजीसीए ने तमिलनाडु में पहले एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में EKBI एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को मंजूरी दी है। यह फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सलेम में स्थित है। इसके तहत यह ऑर्गेनाइजेशन राज्य में इच्छुक पायलटों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय भारत में नागरिक उड्डयन को विनियमित करने के लिए भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, तमिलनाडु। इसका फ्रेंड आंसर सही आंसर होगा तमिलनाडु। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई है? What percentage of GST has been fixed on online gaming in the 15th meeting of the GST Council? 5%, 15%, 18% एंड 28%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 28%। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी भी दी गई है। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की फुल वैल्यू पर 28% जीएसटी लगाने की मंजूरी दी है। अब बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। 31वां क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एसबीआई कार्ड? ऑप्शन ए में अभिजीत चक्रवर्ती, बी में राम मोहन राव अमारा, सी में राजीव सिन्हा, डी में विजय अरोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अभिजीत चक्रवर्ती। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने एसबीआई कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में अभिजीत चक्रवर्ती को चुना है। वह राम मोहन राव अमारा का स्थान लेंगे, जो 11 अगस्त तक इस पद पर रहेंगे। चक्रवर्ती की नियुक्ति 12 अगस्त से 2 साल की अवधि के लिए प्रभावी होगी। एसबीआई कार्ड को अक्टूबर 1998 में भारतीय स्टेट बैंक और जीई कैपिटल द्वारा लॉन्च किया गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू लिथुआनिया? पहला ऑप्शन है आलोक सिन्हा, बी में देवेश उत्तम, सी में श्वेता आनंद, डी में राजीव कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, देवेश उत्तम। विदेश मंत्रालय ने भारतीय राजनयिक देवेश उत्तम को लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। देवेश उत्तम वर्ष 2003 के भारतीय विदेश सेवा IFS के अधिकारी है। देवेश उत्तम वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत है। 33वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन है, किस राज्य यूटी ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? Which state UT has launched the मोबाइल दोस्त ऐप? जम्मू और कश्मीर,
उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में आपदा मोबाइल हमारा दफ्तर के दृष्टिकोण के अनुरूप एक एडवांस मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है। इसकी मदद से केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी का कार्य किया जाएगा। मोबाइल दोस्त ऐप का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनके मोबाइल उपकरणों से सीधे सभी सरकारी नागरिकों सेवाओं G2C तक पहुंच सुनिश्चित करना है। तो बढ़ते हैं अब 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ हाउ मैनी राइफल्स फाइटर जेट्स फॉर द इंडियन नेवी? ऑप्शन ए में 22, बी में 24, सी में 26, डी में 30। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 26। रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक प्रारूपों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली रक्षा खरीद परिषद DAC ने मंजूरी दी है, जिसमें 22 राफेल MS और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर संस्करणों को मिलाकर 26 राफेल लड़ाकू विमान शामिल है। साथ ही 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी खरीद को भी मंजूरी दी गई है। बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां क्वेश्चन है इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023? एशिया में डिजिटल परिवर्तन, दूरसंचार में नवाचार, वैश्विक डिजिटल नवाचार, 5G प्रौद्योगिकी में प्रगति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वैश्विक डिजिटल नवाचार। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 की थीम ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का उद्देश्य 5G, 6G प्रसारण, सैटेलाइट, सेमीकंडक्टर, ड्रोन डिवाइस और हरित प्रौद्योगिकियों में सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक डिजिटल क्रांति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ावा देना है। 36वां क्वेश्चन है पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? Which Indian has won the silver medal in the Para Athletics World Championship 2023? ए में अर्जुन सिन्हा, बी में रूपेश कुमार, सी में विनय अवस्थी, सी में निषाद कुमार। तो इसका सही आंसर है निषाद कुमार। भारत के निषाद कुमार ने पेरिस में चल रही पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। निषाद ने यह पदक हाई जंप T47 इवेंट में हासिल किया। इस जीत के साथ निषाद इस स्पर्धा में पदक जीतने वाले दूसरे एथलीट बन गए हैं। 2023 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शीर्ष 4 रैंक वाले एथलीट 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। 37वां प्रश्न है कौन सा ऐसा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है? Which region is India's largest trade partner? पूर्वी एशिया, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण अमेरिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पश्चिम एशिया। भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ मजबूत संबंध है और यह क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में UAE भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, जबकि सऊदी अरब चौथा सबसे बड़ा भागीदार था। सम्मेलन ने दोनों पक्षों के व्यापारिक समुदाय को व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान किया। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन में सहयोग को महत्वपूर्ण बताते हुए जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है रक्षा मंत्रालय ने सशक्त बलों के लिए
सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ होम हैज़ द डिफेंस मिनिस्ट्री टाइड अप फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर द नेम आर्म्ड फोर्स? ए में अमूल, बी में FSSI, कृषि मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, FSSAI। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के बीच बाजरा के उपयोग और स्वस्थ भोजन प्रथाओं को बढ़ावा देने और सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य कर्मियों के बीच आहार विविधता और बाजरा आधारित खाद्य उत्पादों के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैज्ञानिक निकाय है। बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की तरफ। 38वां क्वेश्चन है, जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मंथ ऑफ जून? वनिंदु हसरंगा, शुभमन गिल, विराट कोहली, हैरी ब्रूक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वनिंदु हसरंगा। श्रीलंका के स्पिनर वनिंदु हसरंगा और ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को जून महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। एशले गार्डनर यह अवार्ड अभी तक 3 बार जीत चुकी है। हसरंगा को यह अवार्ड ICC विश्व कप क्वालिफायर में किए गए शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया। आपको बताते चलूँ कि ICC विश्व कप क्वालिफायर में वनिंदु हसरंगा ने बैक टू बैक 3 लगातार मैचों में 5 विकेट लिए थे। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न है, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किस देश से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमानों को खरीद को मंजूरी दे दी है? द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द परचेज ऑफ 26 राफेल शिप प्लेन्स फॉर द इंडियन नेवी फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर है और वह 14 जुलाई 2023 को बेस्टिल डे परेड में सम्मानित अतिथि होंगे। 40वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 40वां क्वेश्चन है, 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में भाग लेने वाले 112 देशों में से भारतीय टीम ने कौन सी रैंक हासिल की? What is the rank of the Indian team among the 112 participating countries in the 64th International Mathematical Olympiad IMO 2023? ऑप्शन ए में है प्रथम, बी में 5वां, सी में 9वां, डी में 12वीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वां। भारतीय टीम ने जापान के चिबा में आयोजित 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड IMO 2023 में 2 स्वर्ण पदक हासिल किए। टीम ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक भी जीते। भारतीय टीम 112 देशों में 9वें स्थान पर रही। यह चौथी बार है जब भारत ने शीर्ष 10 में स्थान हासिल किया है। अंतिम टीम का चयन HBCSE द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ओलंपियाड परीक्षा के विभिन्न चरणों के माध्यम से किया जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 से जुड़ा हुआ। तो अगला क्वेश्चन है 41 में, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया गया।
मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? चंद्रयान थर्ड मिशन हैज़ बीन लॉन्च। हु इज़ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द मिशन? के सिवान, एस सोमनाथ, पी वीर मुथुवेल, सी वेणुगोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पी वीर मुथुवेल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के तीसरे मून मिशन चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च व्हीकल HVM-3 से लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान और मून पावर सॉफ्ट लैंडिंग करने के इसके मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीर मुथुवेल है। वह 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में भी शामिल थे। तो इससे जुड़े अगले क्वेश्चन भी इसी से जुड़े करते हैं। भारतीय चंद्रयान 3 मिशन अंतरिक्ष में कब भेजा गया? When was the Indian चंद्रयान 3 मिशन सेंट इनटू स्पेस? 10 जुलाई 2023, 11 जुलाई 2023, 12 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2023। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 जुलाई 2023। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को लॉन्च हो गया। इसे दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 42 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इससे पहले GSLV MK3 के नाम से जाना जाता था। इसी रॉकेट से स्पेस एजेंसी इसरो ने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। आइए इस पे नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ने क्या शुभकामनाएं दी है उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि नरेंद्र मोदी ट्विटर पे की शुभकामनाएं दी है। चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट ए न्यू चैप्टर इन इंडिया स्पेस ऑडिसी, इट सोर्स हाई एलिवेटिंग द ड्रीम्स एंड एम्बिशन ऑफ एवरी इंडियन। This momentous achievement is a testament to our scientists' relatives. तो ये चंद्रयान 3 से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या शुभकामनाएं दी है उसको देखते हैं। चंद्रयान 3 स्क्रिप्ट ए न्यू चैप्टर इज इन इंडियाज स्पेस ओडिसी, इट शोस हाई एलिवेटिंग द ड्रीम्स एंड एम्बिशन ऑफ एवरी इंडियन। दिस मोमेंटस अचीवमेंट इज ए टेस्टामेंट टू आवर साइंटिस्ट relentless dedication. I salute their spirit and ingenuity. वहीं राष्ट्रपति ने क्या कहा है उसको आइए देखते हैं। इंडिया सक्सेसफुली लॉन्च चंद्रयान 3 मार्किंग अनदर सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। हार्टेस्ट congratulations to be ISRO team and everyone who worked relentlessly to accomplish the feat. It demonstrates the nation's unwavering commitment to advancement in space science and technology. My best wishes for the source of the lunar mission. तो चलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति प्रतिक्रिया के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? व्हिच कंट्रीज हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लेजन
ऑफ ऑनर वाज अवार्डेड टू पीएम मोदी? ऑप्शन ए में है जर्मनी, बी में फ्रांस, सी में ऑस्ट्रेलिया, डी में ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सम्मान दिया। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पीएम बन गए। जून 2023 में मिस्र ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से पीएम मोदी को सम्मानित किया था। बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां क्वेश्चन है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता? व्हिच इंडियन वन द फर्स्ट गोल्ड इन 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स? ऑप्शन ए में है एम.आर. पुपमा, बी में ज्योति याराजी, सी में दूती चंद, डी में हिमा दास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति याराजी। भारत की धावक ज्योति याराजी ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में 100 मीटर हर्डल्स बाधा दौड़ में भारत का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 23 वर्षीय ज्योति ने 13 मिनट 9 सेकेंड की टाइमिंग के साथ गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इतिहास में इस इवेंट में भारत का यह पहला गोल्ड मेडल है। 45वां क्वेश्चन है, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के साथ किसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? हु टुक ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज अलोंग विथ जस्टिस उज्ज्वल भुइयां? ऑप्शन ए में है राजेश कुमार, बी में पी.के. सिन्हा, सी में एस.बी. भट्टी, डी में अजय कुमार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस.बी. भट्टी। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और एस.बी. भट्टी ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सुप्रीम कोर्ट में अब न्यायाधीशों की संख्या 32 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में आयोजित एक समारोह में दोनों न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति भुइयां तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे, जबकि न्यायमूर्ति भट्टी केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की तरफ। 46वां क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किलोग्राम कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? व्हिच प्लेयर वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 61 kg कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023? ए में सतीश शिवलिंगम, बी में जेरेमी लालरीनुंगा, सी में शुभम टोडकर और डी में अचिंता सेवली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभम टोडकर। भारत के शुभम टोडकर और पोपी हजारिका ने क्रमशः पुरुषों के 61 किलोग्राम और महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वहीं टी माधवन ने पुरुषों की 67 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इन 3 पदकों के साथ सीनियर वर्ग में भारत के कुल पदकों की संख्या 8 हो गई है। 47वां प्रश्न है, किस बैंक ने गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया? व्हिच बैंक इनॉग्रेटेड IFSC बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर? ऑप्शन में है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने आज गांधीनगर में गिफ्ट सेज क्षेत्र में अपनी IFSC बैंकिंग यूनिट IBU का उद्घाटन किया। इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा बैंकिंग इकाई का उद्घाटन बैंक के MD और CEO रजनीश कर्नाटक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने NRI हेल्प सेंटर NRIHC का भी उद्घाटन किया। बैंक ऑफ इंडिया एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन 48वें प्रश्न की तरफ। 48वां क्वेश्चन है, अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक लगाने वाले
17वें भारतीय कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द 17th इंडियन टू स्कोर ए सेंचुरी इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच? ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यशस्वी जायसवाल। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने करियर की पहली टेस्ट पारी में शतक जड़ने वाले तीसरे भारतीय ओपनर बन गए। इससे पहले भारतीय टीम के ओपनर के तौर पर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही वह टेस्ट डेब्यू में शतक लगाने वाले 17वें भारतीय बन गए हैं। टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज लाला अमरनाथ थे, जिन्होंने 1933 में यह उपलब्धि हासिल की थी। तो फ्रेंड, इन्हीं 48 प्रश्नों के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो कैसा लगता है, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।